हेलो यू ऑल। तो आज हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन यूनिट में जो पार्ट्स बचे हुए हैं उसके बारे में। जैसे हमने पहले लेक्चर में इसके बेसिक कंसेप्ट्स को समझा था कि क्या क्या इसमें डिफरेंस होता है फ्रॉम ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ये सारे कंसेप्ट्स हम लोग वहां कवर कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली बात करेंगे वॉल्यूम कर्व्स के बारे में और क्या क्या आगे उसकी फिजियोलॉजी होती है। देखिए, वॉल्यूम कर्व्स बहुत लोगों को डिफरेंट लगते हैं, बहुत लोगों को डिफिकल्ट भी लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके लेवल पे आपको ऐसा लगता है कि इसमें याद करने वाली चीज है। बट लेट मी टेल यू, जैसे आपने केसेस देखे होंगे जिनको भी कभी सांस लेने की कोई बीमारी होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की कोई डिजीज होती है, फॉर एन एग्जाम्पल एजमा। हम सबको पता है एजमा होता है। दूसरे के साथ क्या होता है? टीबी। दूसरे हिसाब से अगर आप देखें तो इन्फेक्टिव में आ जाता है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, जिसके इंडिया में लोड बहुत ज्यादा है। मतलब मैं आपको बताऊं तो पर्टिकुलरली टीबी जनरली स्टार्ट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से होता है, लेकिन ये इतना फैल सकता है, हमने इतने केसेस देखे हैं जहां पे बॉडी में किसी भी ऑर्गन को कैसे भी इन्वॉल्व कर सकता है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको पता रहना चाहिए। और तीसरी चीजें होती हैं जैसे ऑक्यूपेशनल लंग हैजार्ड्स या स्मोकिंग की वजह से राइजिंग ट्रेंड ऑफ कैंसर्स, है ना, लंग कैंसर्स के जो राइजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इन सब में कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टिगेशन आता है फॉर लंग मैनेजमेंट। ठीक है, लंग की जो वॉल्यूम है उसको हम देखते हैं कि कितना वॉल्यूम वो ले पा रहा है, कितना नहीं ले पा रहा है। अब हम लोग इसके आगे की बातें यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लास्ट टॉपिक को कवर करेंगे, दैट इज पार्ट्स ऑफ फैरिंग्स। हमें सबसे पहले क्या डिस्कस करना है? वी हैव टू डिस्कस पार्ट्स ऑफ फैरिंग्स। फैरिंग्स क्या है? हमने लास्ट टाइम पे आपको बताया था दैट इट इज अ कॉमन पैसेज बिटवीन फूड एंड एयर, है ना। फूड और एयर का कॉमन पैसेज होता है। कैसे होता है? ये आपका फैरिंग्स वाला पार्ट है। दिस पार्ट इज योर ऑफ फैरिंग्स। ये आपकी ओरल कैविटी है, ये आपकी नेजल कैविटी है। तो बोथ दीज कैविटीज आर ओपन इनटू फैरिंग्स। ठीक, फैरिंग्स को हम लोगों ने इमेजिनरली तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक है नेजोफैरिंग्स जो कि आपके नेजल कैविटी के पास है, दूसरा आपका ओरोफैरिंग्स जो कि आपकी ओरल कैविटी के पास है, और तीसरा जो आपका आ जाता है दैट इज लैरिंगोफैरिंग्स जो कि आपके ट्रेकिया के पास है, लैरिंग्स के पास है, जिससे कि एयर जो है वो आगे लैरिंग्स और ट्रेकिया में पास ऑन हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि नेजोफैरिंग्स इज क्लोज टू नेजल कैविटी, ये हम लोग बात कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जो क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इट इज लाइंड बाय सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। हम अगर आपको याद हो, एक चैप्टर है विच इज नोन एज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियम। तो ये वहीं से कनेक्ट कर रहा है दैट नेजोफैरिंग्स इज बेसिकली व्हाट? नेजोफैरिंग्स की जो लाइनिंग है दैट इज सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, जो आपको याद रखना है, क्वेश्चन में वन लाइनर में आता है। ठीक है, नेजोफैरिंग्स के पास एक्चुअली टॉन्सिल्स आर नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। जैसे हमारी बॉडी में लिम्फ फ्लो करता है तो उसका एक टिश्यू होता है ना, वैसे ही आपका होता है नेजोफैरिंग्स में आपका फेरेंजियल टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स का मतलब होता है बेटा डिफेंस मैकेनिज्म में जो लिम्फ आपकी पूरी बॉडी में फ्लो करता है, जिसका काम होता है इन्फेक्शन या बैक्टीरियल ओवरग्रोथ को कंट्रोल करना। ठीक है, तो टॉन्सिल कुछ नहीं है, उसका एक ऑर्गन है जो कि चेक करता रहता है टाइम टू टाइम कि भाई जो लिम्फ हमारी बॉडी से फ्लो करके आ रहा है एक्चुअली उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं, ये चेक होता रहता है। ठीक है, तो टॉन्सिल्स में एक आपका पार्ट हो गया फेरेंजियल टॉन्सिल्स, जो कि आपके बेसिकली नेजल कैविटी में जो लिम्फ फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, उसमें अगर कोई इन्फेक्शन हो तो उसको कंट्रोल करता है। जितने भी आपके एयर ड्रॉपलेट के इन्फेक्शन होते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल आप कह लो जैसे टीबी होता है ना, जैसे सिलिकोसिस होता है, एस्बेस्टोसिस होता है, जितनी भी चीजें एयर के थ्रू या ड्रॉपलेट्स के थ्रू आपकी बॉडी में इन्फेक्शन करती हैं, एक्चुअली पहली बार फेरेंजियल टॉन्सिल्स ही उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। इसको हम लोग एडिनॉइड्स भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम एडिनॉइड्स है। ठीक, दूसरा बात करते हैं ओरोफैरिंग्स के बारे में, वो वाला फैरिंग्स जो आपके ओरल कैविटी के पास है, और इसमें आपके होते हैं बेसिकली क्या होता है? पैलेटाइन टॉन्सिल और लिंगुअल टॉन्सिल। मतलब मैंने आपको बताया टॉन्सिल्स आर नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ लिम्फोइड टिश्यू व्हिच फॉर्म्स दी बैरियर बिटवीन इन्फेक्शन एंड योर बॉडी। मतलब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आ ना जाए उसके लिए बैरियर का काम करता है, कंट्रोल का काम करता है। अब ओरोफैरिंग्स में आपके जो टॉन्सिल्स प्रेजेंट रहते हैं उसको बोलते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल या लिंगुअल टॉन्सिल। ठीक है, आपने देखा होगा बचपन में किसी को भी अगर सर्दी जुकाम बुखार होता है तो टॉन्सिलाइटिस छोटे बच्चों को बहुत कॉमनली हो जाता है ना। तो ये बात है यहाँ पर। फिर आगे आते हैं लैरिंगोफैरिंग्स। लैरिंगोफैरिंग्स बेसिकली आपको दिखता नहीं है, क्यों? क्योंकि ये ओरोफैरिंग्स और नेजोफैरिंग्स से पीछे लाई करता है, और इसका काम होता है कि लैरिंग्स में कंटिन्यू होना ताकि एयर ट्रेकिया में जा पाए और आपको रेस्पिरेशन करवा पाए। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज हाइपोफैरिंग्स। हाइपोफैरिंग्स क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि ये डेफिनेट सी बात है नेजल और ओरल फैरिंग्स के पीछे लाई करता है, दैट वाई इट इज नोन एज हाइपोफैरिंग्स। हाइपो का मतलब होता है बॉडी में नीचे। ठीक है, और ये हाइयोइड बोन, यहाँ पे आपकी जो बोन होती है ना कटीली सी, मतलब आपके फ्लोर ऑफ माउथ और यहाँ पे जो एक बोन है जो आप फील कर सकते हो, दैट इज योर हाइयोइड।
जो कि मार्क होता है कि अब यहाँ से आपका नेक का पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा और आपका ओरल कैविटी या ओरल फ्लोर यहीं पे एंड हो जाएगा, वहां पे ये सिचुएटेड रहता है। और ये लैरिंग्स और ईसोफेगस को अलग अलग करता है, मतलब आगे लैरिंग्स होता है, पीछे ईसोफेगस होता है, क्योंकि फेरिंग्स तो चूंकि एक कॉमन पैसेज है, फूड भी आ रहा है, एयर भी आ रहा है, तो अब एयर को हमें ट्रेकिया में भेजना है, फूड को हमें ईसोफेगस में भेजना है, तो ये सेपरेशन लैरिंग्स के लेवल पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हमें इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ओरोफैरिंग्स और लैरिंगोफैरिंग्स जो है वो दोनों के दोनों नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से लाइंड होते हैं। हम लोग जब बात करेंगे आपके बेसिकली दैट चैप्टर जहां पे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, तो वहां पे हम डिटेल में आपको बताएंगे कि केराटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज्ड, स्क्वेमस और सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम्स की इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है और कहां पे होते हैं। बहरहाल हमें ये चीजें एक एक सेंटेंस में याद रखनी है। ठीक है, लैरिंग्स क्या है, तब से मैं आपको लैरिंग्स बोल रही हूँ। व्हाट इज लैरिंग्स? लैरिंग्स इज बेसिकली द वॉइस बॉक्स जहां से एयर आपके नीचे जाती है और जिसमें इस तरीके के वोकल कॉर्ड्स होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, दिस इज वी शेप्ड वोकल कॉर्ड्स, इस तरीके से वोकल कॉर्ड्स होते हैं। जब इसमें से एयर पास करती है ना, तो ये वोकल कॉर्ड इस तरीके से एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, क्लिप ऑन करते हैं, या आप कह लो इस तरीके से वाइब्रेशन होता है इनमें, जिसकी वजह से आवाज आती है। ठीक है, तो एयर की मूवमेंट की वजह से ये वोकल कॉर्ड्स एक दूसरे से क्लिप ऑन करते रहते हैं, जिसकी वजह से आप जैसी आवाज चाहो वैसी निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं। लैरिंग्स इज एंटीरियर टू ईसोफेगस। एंटीरियर का क्या मतलब है कि आगे आपका लैरिंग्स होता है, पीछे आपका ईसोफेगस होता है, मतलब ट्रेकिया वाला रूट सामने होता है और ईसोफेगस वाला उसके पीछे होता है। ठीक है, और इसके लैरिंग्स की जो स्टार्टिंग होती है, जो ओपनिंग होती है जहां से एयर नीचे जाना है, दैट इज कॉल्ड ग्लॉटिस। जैसे हमारे माउथ की ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी, है ना, ओरल ओपनिंग माउथ बोलते हैं। उस तरीके से लैरिंग्स की ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं बच्चों ग्लॉटिस। ठीक, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने वाली हूँ। एपिग्लॉटिस फॉर्म्स द कवरिंग ऑफ द टू। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ये ग्लॉटिस है जिससे कि आपको एयर ट्रेकिया में जानी है। यहाँ पे एक इलास्टिक कार्टिलेजस का फ्लैप होता है जो इस तरीके से इसको कवर कर लेता है जब हम खाना खाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि खाना खाते टाइम बात नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर आप बात कर रहे हो और किसी रीजन से ये ग्लॉटिस का मूवमेंट इम्प्रॉपर हो गया, इम्प्रॉपर हुआ तो क्या हुआ, इसको ढकना चाहिए था आपके ट्रेकिया को, इसने नहीं ढका, तो अगर ये खुला रह गया तो जब आप खाना खा रहे हो तो दोनों ओपनिंग खुली है, ट्रेकिया की भी खुली है, ईसोफेगस की भी खुली है, तो व्हाट कैन हैपन इज कि थोड़ा सा फूड जा सकता है आपके ट्रेकिया में या उसको इरिटेट कर सकता है, जिसकी वजह से इंसान को खांसी आने लगती है ना, खांसी आती है और जैसे ही वो फूड वहां से डिसलॉज हो जाता है, हट जाता है, तब आप नॉर्मल होते हो। बात समझ में आ रही? वैसे तो ये बहुत कॉमन सी चीज है, लेकिन अगर अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या आती है हम लोग आगे समझेंगे, अभी हम इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस आपको बताएंगे। बहरहाल मैं आपको बता रही थी कि ये जो ग्लॉटिस है दैट इज कवर्ड बाय एपीग्लॉटिस, ताकि जब आप खाना खा रहे हो तो आपका खाना सिर्फ ईसोफेगस में आए, ट्रेकिया में ना जाए। ठीक है, अब आप लोग को सोचना है कि ट्रेकिया में फूड के जाने से इतना क्या नुकसान है ना, गया हमने खांसी करके अगर निकाल दिया तो क्या वो ठीक है? इससे पहले तब तक आप लोग ये लोग सोचेंगे एंड हम तब तक बात करेंगे कार्टिलेजिनस ऑफ लैरिंग्स। देखो बेटा, लैरिंग्स में ना बहुत क्लियर कट क्वेश्चन आता है जो तुम्हारी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैरिंग्स में कितने कार्टिलेज होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 9 कार्टिलेज होते हैं। कितने होते हैं? 9 कार्टिलेज होते हैं, जिसमें से कि 3 पेयर्ड है। 3 पेयर्ड का मतलब क्या हो गया? 6। 3 पेयर्ड का मतलब 3 into 2, पेयर्ड का मतलब 2 ना, तो 6 ये हो गए, और 3 अनपेयर्ड है तो 1 2 3 9 होते हैं टोटल। अनपेयर्ड वालों के नाम आपको याद रखने हैं, पेयर्ड वालों के नाम आपको याद रखने हैं। अनपेयर्ड में क्या आ जाता है, जैसे कि थायराइड कार्टिलेज, जहां पे आपका थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड है, और आपका एपीग्लॉटिस मैंने अभी बताया कि एक कार्टिलेजिनस फ्लैप है जो कि ग्लॉटिस को कवर करता है, और तीसरा क्रिकॉइड कार्टिलेज जो कि थायराइड के ऊपर होता है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं पेयर्ड में, तो एरिटिनॉइड, क्यूनिफॉर्म एंड कॉर्निक्यूलेट। ये सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं बच्चों, आपके लेवल पे आपसे इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको नाम पता होना चाहिए कि कौन से पेयर्ड है कौन से अनपेयर्ड है। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल की बात करते हैं। एडम्स एप्पल क्या होता है, जैसे ये आप थायराइड कार्टिलेज देख रहे हो ना नेक में, वो लड़कों में ज्यादा प्रोमिनेंटली बाहर से दिखता है। अगर आप उनका गला देखें तो इस तरीके से आपको हल्का सा प्रोमिनेंट सी बोन दिखेगी, दैट इज कॉल्ड एडम्स एप्पल। वो क्या है बच्चों? वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ थायराइड कार्टिलेज का ओवर ग्रोथ है। सबक्यूटेनियस जो थायराइड कार्टिलेज होता है उसकी ओवर ग्रोथ है। क्यों? ड्यू टू दैट हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, क्योंकि उनकी वॉइस जो होती है, लड़कों की वॉइस ज्यादा लाउड होती है, ठीक है, लड़कियों की वॉइस डीप एंड शैलो होती है। तो चूंकि उनकी वॉइस लाउड है तो एयर की जो एग्जिट या एंट्री वो भी ज्यादा होनी चाहिए, इस वजह से वो लैरिंग्स ग्रो करता है, ट्रेकियल जो आपका कार्टिलेज है वो ग्रो करता है। ठीक है, इस वजह से उनमें एडम्स एप्पल बनता है। बात समझ में आई? तो टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट की वजह से एडम्स एप्पल बनता है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपको बार बार बताया कि ट्रेकिया और ईसोफेगस डिवाइड हो जाते हैं, है ना। कौन से लेवल पे ट्रेकिया जो है वो ब्रोंकस में डिवाइड हो जाएगा। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ट्रेकिया इज डिवाइडेड इनटू ब्रोंकस, है ना, ब्रोंकस, उसके बाद ब्रोंकियोल्स, फिर प्राइमरी, टर्शियरी और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स बनते हैं। हमें ये पता करना है कि ट्रेकिया कौन से लेवल पे 2 ब्रोंकस बना लेगा। हर एक ह्यूमन में ऑलमोस्ट
T5 यानी जो आपका वर्टिब्रा स्पाइनल कॉर्ड है वहां से 5th थोरासिक वर्टिब्रा के लेवल पे जनरली ट्रेकिया जो है वो ब्रोंकस में डिवाइड कर जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? मान लो किसी को लंग का कैंसर हुआ, या मान लो किसी को ब्रोंकाइटिस जैसी चीजें हुई, या मान लो निमोनिया जैसा कुछ हुआ, कुछ भी हुआ, तो अगर आपको वो चीज एक्साइज करके निकालनी है या बायोप्सी लेनी है, कुछ भी लेनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो ट्रेकिया में है कि ब्रोंकस में। बात समझ में आ रही है? क्योंकि कोई चीज अगर ट्रेकिया में फंसी तो दोनों लंग्स खराब हो जाएंगे। सीधी सी बात है, ट्रेकिया तो एक कॉमन पैसेज है जो कि दोनों लंग्स को ब्रोंकस दे रहा है। अगर कोई चीज सिर्फ ब्रोंकस में फंसी तो वो वाला लंग अफेक्टेड होगा, दूसरा वाला बचाए जाने के चांसेस हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होती है कि आपको पता हो कि किस लेवल पे ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं। इसके आगे हम लोगों ने जो पढ़ लिया उसी को एक बार फिर से देखेंगे, जो कि आपके एनसीईआरटी की लाइंस है। लास्ट लेक्चर में एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम ये क्या एनसीईआरटी से ही है, तो मैंने बताया था कि एनसीईआरटी और आउट ऑफ एनसीईआरटी इसमें सब कुछ कवर है, एक्स्ट्रा माइल्स भी। तो हमने फेरिंग्स की बात कर ली, जैसे आप देख रहे हो कि फेरिंग्स इज नथिंग बट फेरिंग्स इज अ पोर्शन व्हिच इज कॉमन फॉर बोथ फूड एंड एयर पैसेज। ठीक है, ट्रेकिया क्या है? ट्रेकिया क्या है? ट्रेकिया कंटिन्यूएशन है जिसको विंड पाइप बोलते हैं, जो फाइनली एयर को आपके लंग्स की तरफ डायरेक्ट करता है। और ट्रेकिया की स्टार्टिंग में होता है लैरिंग। जैसे ये ट्रेकिया स्टार्ट हो रहा है तो उसके ऊपर लैरिंग्स होता है जिसको आप साउंड बॉक्स बोलते हो। और ये चीज हमने डिस्कस की थी कि एपिग्लॉटिस इज एन अनपेयर्ड इलास्टिक कार्टिलेज कवरिंग द ग्लॉटिस ड्यूरिंग swallowing। मतलब जब भी मैं कुछ खा रही हूँ, चबा रही हूँ, जब swallow कर रही हूँ, तो ये जो ग्लॉटिस है ट्रेकिया और लैरिंग्स के ऊपर वाला, इस तरीके से एपिग्लॉटिस उसको कवर कर लेता है ताकि खाना इसमें ना जा पाए और सीधे सीधे आपके ईसोफेगस और स्टमक में जाए। अब बच्चे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैम एक बात बताइए, खाना ही तो है, अगर चला गया तो इतनी क्या नुकसान की बात है? गुड क्वेश्चन, आई विल से वेरी गुड क्वेश्चन अगर आप ये क्वेश्चन दिमाग में सोच पा रहे हो। क्यों? क्योंकि इसका रिलेशन इस चीज से है कि आपको कितने अच्छे तरीके से ह्यूमन बॉडी समझ में आ रही है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कैसे। एक बात समझिए, ट्रेकिया या लंग्स में कभी भी आपका खाना नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए बच्चों? क्योंकि जहां फूड होगा और डाइजेशन नहीं हो पाएगा ट्रेकिया और लंग्स में, तो फूड ज्यादा दिन तक वहां पड़ा रहेगा। ज्यादा दिन तक पड़ेगा तो जैसे आप कभी भी खाना बाहर भी रखते हो तो खराब होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एयर जहां जहां लगती है वहां वहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा सकते हैं, खाना खराब हो सकता है। तो ट्रेकिया में तो भर भर के हम एयर ले रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डस्ट जा ही रहा है, तो वहां पे चूंकि खाना डाइजेस्ट तो हो नहीं सकता, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसके ऊपर होगा, और बैक्टीरिया की तो पार्टी हो गई, उसको तो खाना मिल गया ना, वहीं पे वो अपना ग्रो करेगा। तो इस वजह से अगर खाना आपका कभी भी ट्रेकिया में रुक जाता है या आपके विंड पाइप में चला जाता है, तो पहला रिस्पॉन्स इस एक हेल्दी इंडिविजुअल का होता है कि उसको खांसी आती है। खांसी आके उसकी बॉडी ट्राई करती है कि ये खाना मैं वॉमिट आउट कर दूं या निकाल दूं, तभी उसको आराम पड़ेगा। जैसे कभी आपके गले में भी खाना फंसा हो हंसते खेलते जब आप खा रहे हो, तो क्या करते हैं लोग, पीछे से आपके कंधे पे मारते हैं ताकि वो खाना बस ट्रेकिया से डिसलॉज हो जाए, और जैसे ही वो वहां से हटेगा आपकी खांसी बंद हो जाएगी। ठीक क्यों? क्योंकि ट्रेकिया बहुत सेंसिटिव है, वो अपने अंदर खाना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मतलब इस चीज से आप ये समझ सकते हो कि भगवान ने आज तक मुझे नहीं लगता कोई भी मशीन कोई बना पाया है जो एक ह्यूमन बॉडी के बराबर इतना एफिशिएंट काम करता है कि ट्रेकिया को पता है कि अगर मेरे अंदर फूड आया तो वहां बैक्टीरिया ग्रो करेंगे और मेरे दोनों लंग्स को खराब कर सकते हैं पस बना बना के। तो ट्रेकिया में अपने आप एक मैकेनिज्म है एपिग्लॉटिस का कि खाना एंटर ना करे। गलती से अगर हो भी जाता है तो तुरंत ट्रेकिया क्या करता है, इरिटेट होकर आपको कफ इंपल्स या वॉमिट करवाने लगता है, ताकि जैसे भी हो बस ये खाना वहां से निकल जाए। ठीक है, अब अगर वो वहां चला जाता है, दो चीजें, या तो अगर बहुत बड़ा कुछ जैसे छोटे बच्चे सिक्का विक्का निकल लेते हैं तो क्या होता है, सांस नहीं ले पाते, उनकी सांस फूलने लगती है, दैट इज ब्लॉक्ड रेस्पिरेशन। दूसरा, मान लीजिए सिक्का या सॉलिड तो कुछ नहीं निकला है, उसने छोटा सा खाने का पार्टिकल या कुछ चला गया है, तो व्हाट विल हैपन, वो जब ट्रेकिया और लंग्स में चला जाएगा तो वहां पे बैक्टीरिया उस पे ग्रो करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा, भाई एरोबिक बैक्टीरिया तो आसानी से आ सकते हैं ऑक्सीजन में। दूसरी बात, जब बैक्टीरिया ग्रो करेंगे तो जो पस बनाएंगे इसकी वजह से आपके लंग्स डिस्ट्रॉय होंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं निमोनिया। और स्पेसिफिकली अगर किसी खाने के मतलब अंदर जाने की वजह से ही निमोनिया होता है, दैट इज कॉल्ड एस्पिरेशन निमोनिया। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको समझ में आए। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। फिर लास्ट टाइम पे हमने बात की थी कि ट्रेकिया ब्रोंकस में डिवाइड होता है, ब्रोंकस ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होता है, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और फाइनली एल्वेलाई में जलाता है, जिसको दो पार्ट में हमने पढ़ा था। एक तो कंडक्टिंग जोन पढ़ा था हमने, एक हमने कंडक्टिंग जोन पढ़ा था, एक हमने रेस्पिरेटरी जोन पढ़ा था, जो कि आपको याद ही होने चाहिए। ठीक है, अब ये यहाँ पे ह्यूमन लंग्स का मैं आपको एक डायग्राम दिखा देती हूँ। ऊपर देखिए एपिग्लॉटिस से स्टार्ट होता है, फिर नीचे आता है लैरिंग्स, फिर आता है ट्रेकिया, और ये आपके T5 यानी कौन सा वर्टिब्रा होगा पीछे इसमें, आपका थोरैक्स का मतलब होता है चेस्ट रीजन, उसका 5th वर्टिब्रा होगा, जहां पे ये ट्रेकिया दो ब्रोंकस में डिवाइड कर जाएंगे। ठीक है, अब इसमें आपको मैं अगर एक बात बताऊं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट है। क्या क्लिनिकल पॉइंट है? जनरली राइट साइड का लंग इन्फेक्शन या राइट साइड में किसी चीज का जाना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू द लेफ्ट वन। अब आप पूछेंगे मैम ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि आपका जो राइट ब्रोंकस होता है ना,
वो एंगल उसका कुछ ऐसा होता है जिसको एंगल ऑफ कराइना बोलते हैं। एंगल उसका इतना फेवरेबल होता है कि भाई कोई भी चीज अगर गिर के नीचे जा रही है तो कहां जाएगी, जिसको आसानी से जहां रास्ता मिल जाए। लेफ्ट वाला क्या होता है, लेफ्ट वाले का एंगल थोड़ा ज्यादा होता है, तो वो ऐसे हॉरिजॉन्टल है ट्रेकिया से, तो वहां पे कोई चीज नहीं जा सकती। राइट वाला कुछ इस तरीके से एंगल होता है ब्रोंकस का, तो कोई भी चीज अगर यहाँ से गिरते हुए आई तो वो डायरेक्टली आपके ट्रेकिया में चली जाएगी, इसलिए राइट साइडेड लंग इन्फेक्शंस आर मोर कॉमन देन द लेफ्ट वन। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं लंग्स में। अब हम रिब केज की बात करते हैं, जो थोरैक्स में पूरा रिब केज बनता है। नीचे से देखिए डायफ्राम है। डायफ्राम क्या है, एक मस्क्यूलर वॉल है जो कि आपके थोरैक्स के वॉल्यूम को कम ज्यादा करने का काम करती है। ठीक है, साइड से आपके क्या है, मतलब लेटरल यानी साइड से क्या है, रिब्स है या रिब केज है। ठीक है, रिब्स इसको सराउंड कर रही है पूरे आपके थोरैसिक रीजन को। ऊपर से क्या है, ऊपर से आपका यहाँ पे स्टर्नम है, ये जो सामने आपके चेस्ट की हड्डी होती है ना, दैट इज कॉल्ड स्टर्नम। स्टर्नम की और क्या इंपॉर्टेंस है जो आपसे नीट में पूछा जा सकता है, स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन विच इज एक्चुअली टेकिंग पार्ट इन एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो स्टर्नम की जो बोन मैरो होती है वो एक्टिवली इन्वॉल्व होती है आपके आरबीसीज बनाने में या एरिथ्रोपोइसिस करवाने में। दैट इज द इंपॉर्टेंस फॉर स्टर्नम। ठीक, स्टर्नम के जस्ट पीछे लाई करता है आपका हार्ट और दोनों साइड के लंग्स। ठीक है, बैक साइड, बैक साइड क्या है, डेफिनेट सी बात है आपका क्या है, वर्टिब्रा है या आप जिसको बोलते हैं स्पाइनल कॉलम। तो आपके क्या पूरा रिबकेज हो गया, सामने से स्टर्नम। अगर आप अपनी बॉडी पे इमेजिन करेंगे तो यू विल रिमेंबर इट वेरी क्लियरली। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, फ्रंट व्यू स्टर्नम, साइड से हमारे पास रिब्स है, पीछे हमारे पास वर्टिब्रा है और नीचे हमारे पास डायफ्राम है। डायफ्राम का काम क्या है बच्चों, मस्कुलर वॉल है जो कि आपके थोरैक्स यानी चेस्ट रीजन को अब्डोमेन रीजन से सेपरेट करती है। अब बोलेगा मैम अगर डायफ्राम किसी का खराब हो जाए तो, पोलियो सुना है, आज की डेट में इंडिया में पोलियो इरेडिकेट हो चुका है। या आपने सुना होगा कि किसी को अचानक से पैरालिसिस हो जाता है और मर गया वो, क्यों, क्योंकि सांस लेने में फेलियर हो गया उसको। कभी भी अगर डायफ्राम की पैरालिसिस हो जाएगी, मतलब ये वाली मसल खराब हो गई अगर, तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स में कोई चेंज आ ही नहीं सकता, और अगर कोई चेंज नहीं आएगा तो रेस्पिरेशन ब्लॉक, रेस्पिरेशन खत्म। रेस्पिरेशन खत्म तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एंड अप विद नथिंग। ठीक है, कितनी देर आप उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन दे देंगे अगर उसका डायफ्राम है ही नहीं, जब आप वेंटिलेटर से उतारेंगे तब वो इंसान की डेथ हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है, इतनी बात समझ में आ गई, ओके फाइन। अब हम लोग इसके आगे की बात करते हैं। ठीक है, लंग्स में रिब केज के अंदर लंग्स होते हैं आपके। अब आपको एक चीज ये समझनी है कि लंग्स, मान ये तो हड्डी है और ये हमारे लंग्स है, तो अगर इसको मैं प्रोटेक्ट नहीं करूंगी लंग्स को तो ये तो घिस घिस के फ्रिक्शन की वजह से खराब हो जाएगा ना। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए भगवान ने एक कैप्सूल दी है विच इज नोन एज प्लूरा। प्लूरा दिया है जिसमें दो लेयर होती है, एक जैसे दो लेयर है ना, एक जो आपकी हड्डी के साइड में और एक जो आपके लंग्स के साइड में। जो आउटर लेयर होती है प्लूरा की उसको बोलते हैं पेराइटल प्लूरा, और जो इनर लेयर होती है उसको विसरल प्लूरा बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। क्या ट्रिक है, बॉडी में हर ऑर्गन के पास अपनी अपनी कोई ना कोई कवरिंग होती है ताकि वो किसी और स्ट्रक्चर से फ्रिक्शन की वजह से डिस्ट्रॉय ना हो। ठीक है, उसकी आउटर लेयर को जब भी कोई सैक आ जाता है, कुछ भी आता है, तो आउटर लेयर को हमेशा हम लोग पेराइटल बोलते हैं। पेराइटल का मतलब होता है टुवर्ड्स द एब्डोमेन, मतलब जो एब्डोमेन के साइड हो, और जो इनर वाली होती है जो ऑर्गन के साइड होती है उसको बोलते हैं विसरल। ठीक है, अब मैं आप पूछेंगे मैम ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बेटा विसरल प्लूरा ना लंग से बिल्कुल चिपकी हुई है। जैसे अगर ये लंग्स है ना तो इसके ऊपर ये विसरल प्लूरा बिल्कुल चिपकी रहेगी, पेराइटल प्लूरा यहाँ है, बीच में इनके एक स्पेस बनता है दैट इज कॉल्ड प्लूरल स्पेस, जहां पे एक लिक्विड भरा रहता है जिसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, वही एक्चुअली आपका फ्रिक्शन से बचाता है, लुब्रिकेट करके लंग्स को। ठीक, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं, इसके आगे हम लोग बात करेंगे थोरैसिक कैविटी में सिचुएटेड है, एयर टाइट जार्स हैं, हम सबको पता है, एल्वियोलाई, ब्रोंकियस, ब्रोंक्यूल सबको पता है ना, ऑलमोस्ट सबको पता है। हम लोग ये बात करेंगे कि रेस्पिरेशन में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले तो हम ब्रीदिंग करते हैं या मैकेनिकल वेंटिलेशन करते हैं, मतलब आप मैकेनिकली एयर को अंदर ले रहे हो, दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेशन, जिसमें कि आप एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेते हैं एंड CO2 को रिलीज आउट करते हैं, तो ये तो ब्रीदिंग हो गया। ब्रीदिंग के बाद जो आपने एयर ली उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन को निकाला जाता है और CO2 को उसमें डिसॉल्व किया जाता है ताकि आपका सेलुलर वेस्ट जो CO2 है उसको एक्सक्रीट आउट किया जा सके। तीसरा, मान लो एक्सचेंज भी हो गया लंग्स के लेवल पे, तो क्या होता है, जो ऑक्सीजन लंग्स ने निकाली वो ब्लड में ट्रैवल कराना है और डिफरेंट टिश्यूज को पहुंचाना है, तो ये ट्रांसपोर्ट का हो गया। ट्रांसपोर्ट के बाद जो ऑक्सीजन ब्लड में है हमारे वो टिश्यूज को मिलने लगेगी, तो टिश्यू के लेवल पे फिर से एक्सचेंज होता है कि भाई जो ऑक्सीजन ब्लड लेके गया टिश्यू उसको लेगा और अपना CO2 उसको देगा, एंड फाइनली आपका जो टिश्यू है वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा। तो दीज आर दी 5 बेसिक स्टेप्स इन विच योर रेस्पिरेशन इज कंप्लीटेड। ठीक है, अब आगे बात करते हैं मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग का मतलब बॉडी में ऐसा क्या चेंज होता है जिसकी वजह से वॉल्यूम में चेंज आता है। जैसे हमने रेस्पिरेशन में, आपने अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की भर्तियों का पेपर देखा हो तो उसमें लिखा रहता है, जैसे आर्मी के हो गया, पुलिसमैन का हो गया, उसमें रहता है कि
जो मेल का चेस्ट है, स्पेसिफिकली वो लोग मेल चेस्ट मेंशन करते हैं कि एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन चेस्ट साइज शुड बी, एक्सपिरेशन के टाइम पे चेस्ट साइज जो है वो कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका लिखा रहता है। अब इससे क्या इंपॉर्टेंस है, इससे इंपॉर्टेंस ये है बेटा, अगर किसी का डायफ्राम और थोरैसिक कैविटी बिल्कुल हेल्दी है तो नॉर्मली उतना वॉल्यूम तो आ ही जाना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा वो एयर ले सकता है उतना जल्दी वो ऑक्सीजन अपने टिश्यूज को डिलीवर कर सकता है। इसका मतलब वो उतना एक्टिवली फिजिकल चीजों में इन्वॉल्व रह सकता है। तो जितने भी आपके सिटिंग वाले काम है, जैसे जितने भी आपके नॉन, मतलब आप कह लो कि जिसमें बहुत भागा दौड़ी नहीं है, जिसमें बहुत फिजिकल वर्कआउट नहीं है, उसमें ये सब आपने कभी नहीं देखा होगा कि चेस्ट साइज बताओ इतना है तभी लेंगे, उसमें ऐसा क्राइटेरिया कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर आप नॉर्मल टाइम पे नॉर्मल रेस्पिरेशन भी कर रहे हो तो उतना ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा कि आप बैठ के अपना काम कर सकते हो। लेकिन जो फिजिकली एक्टिव है, जैसे आर्मी, पुलिसमैन, जितने भी लोग फिजिकली एक्टिव है, उनका चेस्ट साइज स्पेसिफिकली लिया जाता है। रीजन यही है कि जितना ज्यादा एक्सपैंड कर सकता है चेस्ट, उतना ज्यादा ऑक्सीजन वो ले सकते हैं। तो मान लीजिए अगर उनको कभी किसी भी वॉर लाइक कंडीशन में जाना है तो वो हेल्दी और ज्यादा फिजिकली फिट है एज कंपेयर टू द नॉर्मल इंडिविजुअल्स। यही सिर्फ फर्क होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में। वैसे यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हैं, बट मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगी। ये पॉइंट जो हमने हाईलाइट किए इसको मैंने सिंपल लैंग्वेज में अपने ट्रिक के फॉर्म में यहाँ पे मेंशन कर रखा है, जो कि आप देख सकते हो। क्या ट्रिक है ये? इंस्पिरेशन के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन होता है डायफ्राम का, और कॉन्ट्रैक्शन होता है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल का। अब आप पूछोगे इंटरकॉस्टल मसल क्या है? देखो ध्यान से, व्हाट हैपन इज, अगर आप इंटरकॉस्टल मसल समझना चाह रहे हो, ये आपके रिब्स हैं, ये 1 2 3 4 रिब्स हैं मान लीजिए दोनों साइड के। तो ये जो मसल इनके बीच में है ना, जो दो रिब्स को कनेक्ट कर रही है, उसको बोलते हैं इंटरकॉस्टल। इंटरकॉस्टल का मतलब होता है बिटवीन टू रिब्स। तो भाई मसल तो है ना हमारे पास, दो रिब्स के बीच में एक मसल है, और ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये रिब्स पास आएंगे और धीरे धीरे एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। तो हर चीज का कॉन्ट्रैक्शन होता है एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन। अब आप मुझसे पूछोगे मैम इससे क्या फायदा है? इससे फायदा ये है बेटा, इससे फायदा ये है कि जब कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट करती है, जैसे डायफ्राम इस तरीके से डोम है, इस तरीके से गोल सा डोम है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये फ्लैट होगा। जैसे आप पीछे वाले डायग्राम में देखो, जब ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये नीचे जाएगा, और जब ये वाले कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आगे मूव करेंगे, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यहाँ पे जो लंग्स का वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। और आपको तो पता है ना, जहां वॉल्यूम जितना ज्यादा रहता है प्रेशर उतना कम रहता है। तो जब वॉल्यूम बढ़ गया तो डेफिनेट सी बात है कि आपका प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर जहां कम हुआ वहीं इंस्पिरेशन होने लगेगा। किसी भी चीज, भाई अंदर लंग्स में जब प्रेशर कम होगा तो वो इंस्पायर करेगा। बाहर का प्रेशर ज्यादा एटमॉस्फेरिक, मेरे लंग्स का प्रेशर कम, तो एयर बाहर से अंदर आएगी, ठीक। जैसे ही मेरा डायफ्राम रिलैक्स करेगा, जैसे ही मेरा डायफ्राम रिलैक्स करेगा, वापस ऊपर की तरफ जाएगा, तो व्हाट हैपन, वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर बढ़ा तो एयर वापस एटमॉस्फेयर की तरफ गश आउट कर जाएगी। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ठीक है। कैसे रिवाइज करना है फिर से समझते हैं। इंटरकॉस्टल मसल यानी दोनों रिब्स के बीच की मसल और डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम जब बढ़ जाता है तो प्रेशर कम होता है, और जैसे ही हमारे लंग्स का प्रेशर कम होगा एयर बाहर से अंदर मूव करेगी। द मोमेंट जब ये डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स करते हैं, वापस अपनी पोजीशन पे आते हैं, तो व्हाट हैपेंस, वापस से ये क्या होता है, एक्सपिरेटरी प्रेशर बढ़ा और ये चीज बाहर चली गई। जहां ज्यादा प्रेशर होता है एयर हमेशा जहां ज्यादा प्रेशर है वहां से एयर कम प्रेशर की तरफ जाती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। और ये तो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, जहां पे हीटेड एयर रहती है, गर्म एयर रहती है, जहां प्रेशर कम रहता है वहीं एयर मूव करती है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से फिजिक्स के कंसेप्ट आपके बायो में काम आते हैं। अभी हम लोग फॉर्मूलाज भी पढ़ेंगे, वहां पे भी आपको बहुत सारे फिजिक्स के कंसेप्ट काम आने वाले हैं। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पे अटेंशन ओवर दीज लिटिल टॉपिक्स, ठीक है। अब इतने की बात कर ली हमने, ओके। तो मैम हमें ये समझ में आ गया कि वॉल्यूम चेंज होता रहता है इंस्पिरेशन में और एक्सपिरेशन में, ओके, आई एग्री। अब हमें ये समझना है कि डिफरेंट वॉल्यूम्स क्या है, जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स क्या है, और इसके यूजेस क्या क्या है। देखो बेटा, सबसे सिंपल हम स्टार्ट करेंगे टाइडल वॉल्यूम से। टाइडल वॉल्यूम में क्या लिखा गया है, दैट इज द नॉर्मल वॉल्यूम विच इज इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इन नॉर्मल रेस्पिरेशन। जैसे अभी मैं आपको बैठ के पढ़ा रही हूँ, नॉर्मल काम कर रही हूँ, मैं कोई आर्मी पर्सन या पुलिसमैन तो हूं नहीं कि दौड़ के भाग के मुझे चोर को पकड़ना है या टेररिस्ट को पकड़ना है। तो डेफिनेट सी बात है कि अभी मैं एक नॉर्मल रेट पे रेस्पायर कर रही हूँ, जितना मेरी बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज को ऑक्सीजन डिलीवर हो जाए और हेल्दीली वो लोग मेटाबॉलिज्म कर सकें, ठीक। तो ये वाली जो वॉल्यूम होती है, मतलब एकदम रिलैक्स स्टेट में बैठे हैं, कितना हम सांस एयर का लें जिसकी वजह से हमें एप्रोप्रिएट अमाउंट में ऑक्सीजन मिल जाए या CO2 निकालने के लायक एक्सपिरेशन वॉल्यूम मिल जाए, उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। जनरली ये 500 ml होता है, अप्रोक्सीमेटली 500 ml होता है अडल्ट में। अब हमें ये पता है कि एक अडल्ट का मतलब जो एक बड़ा इंसान है वो 1 मिनट में 12 to 16 टाइम रेस्पायर करता है, ये नॉर्मल रेट है।
अगर किसी का रेस्पिरेशन 20-22 से ज्यादा हो जाए, इसका मतलब उसकी बॉडी में किसी तरीके का कोई स्ट्रेसर है जिसकी वजह से बार बार रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा है। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इज 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, इतने आपके ब्रेथ आने चाहिए 1 मिनट में। अब टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम की बात की हमने कि नॉर्मल जो वॉल्यूम हम इंस्पिरेशन या एक्सपायर करें ड्यू टू कि हमें नॉर्मल कंडीशंस में अपनी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए जितना चाहिए। तो अगर आप एक बार की बात करो तो एक बार में मुझे 500 ml वॉल्यूम चाहिए, मतलब मैं 500 ml अंदर इंस्पायर कर रही हूँ और 500 ml एक्सपायर कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, जब आप लोग पहुंचोगे एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में, फिजियोलॉजी में बड़ा डिटेल में पढ़ाया जाता है ये फ्लो वॉल्यूम कर्व्स, ठीक है। तो उसमें इंपॉर्टेंस ये भी रहती है कि जैसे कुछ कुछ डिजीजेस होती हैं, जैसे मैं बताऊं पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, सीओपीडी, स्मोकिंग, एम्फाइसिमा, इतनी बीमारियां जो आपने सुनी, इसमें क्या होता है लंग का ना वॉल्यूम डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो टाइडल वॉल्यूम है ये कम हो जाता है। मतलब आप तुम कम सांस ले सकते हो, कम जैसे लोगों को स्मोकिंग करके लगता है कि हमने तो बहुत बड़ा एडवेंचरस काम कर दिया है ना, बहुत सुट्टा पी के एकदम ऐसा काम कर दिया कि राष्ट्रपति से पुरस्कार मिलना चाहिए। बट व्हाट हैपेंस इज कि जब आप ईयर बाय ईयर जैसे जैसे आप स्मोक करते हो वैसे वैसे जो उसमें निकोटीन और जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं ना वो आपके लंग्स को डैमेज करते हैं, क्या करते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करवा देते हैं। तो जब लंग्स ही छोटा हो गया तो उसमें वॉल्यूम जो एयर की आएगी वो भी छोटी हो गई। इसीलिए स्मोकिंग करने वाले लोगों को जनरली देखोगे वो बोलेंगे यार थकान जल्दी हो जाती है, थक मैं जल्दी जाता हूँ, दौड़ नहीं पाते उतना। और जैसे जैसे 5-10 साल बीत जाएंगे तो उनको सांस फूलने लगेगी, थोड़ी भी सीढ़ियां चढ़ेंगे सांस फूलेगी। क्यों? क्योंकि भाई आपके लंग्स आपने पूरा खराब कर दिया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लंग्स जो आपके बड़े होने चाहिए थे वो छोटे हो चुके हैं फाइब्रोसिस की वजह से, तो अब उसमें उतनी ही एयर आ रही है, और अगर एयर ही कम आ रही है तो ऑक्सीजन बॉडी को कैसे ज्यादा मिल जाएगी? ठीक है, आई होप ये चीज मैं आपको समझा पाई हूँ। फाइन। और बाकी जो डिजीजेस की बात है, मोस्ट कॉमनली एज्मा की बात करते हैं हम लोग, टीबी की बात करते हैं, बहुत कॉमन डिजीजेस है ये। अभी कोविड-19 का जो पैंडेमिक चला था वो भी आपको पता है कि एरोजॉल मोड से ही, मतलब एरोजॉल मोड से ही इसका ट्रांसमिशन होता था। तो इन सब की बात हम लोग करेंगे ऑन द इंस्टाग्राम चैनल, वहां पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे एक एक डिजीजेस को हम लोग एक एक मिनट में डिस्कस करते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर यू पीपल टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एज अ गुड इंडिविजुअल। फाइन। अब हम लोग बात करेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है बेटा? टाइडल वॉल्यूम इज नॉर्मल वॉल्यूम। अगर मैं एक बार में 500 ml ले रही हूँ तो एक मिनट में कितना लूंगी भाई? एक बार में 500 और मैं एक मिनट में 12 से 16 बार ले सकती हूँ, तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 12 to 16, तो अप्रोक्सीमेटली इसका आ जाता है आपका एक मिनट का टाइडल वॉल्यूम, दैट इज 6000 to 8000 ml पर मिनट। इतना हम एयर ले रहे हैं एक मिनट में। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का क्या मतलब होता है बच्चों? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब होता है कि नॉर्मली हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं तो टाइडल वॉल्यूम ले रहे हैं, बट मान लो मुझे दौड़ना पड़ गया, मेरे पीछे कुत्ता पड़ गया, शेर पड़ गया, व्हाट्सोएवर, मुझे अचानक से भागना पड़ गया, तो भाई मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई एनर्जी की, तो मुझे एक्स्ट्रा वॉल्यूम चाहिए ताकि मैं अपने लंग्स में अकोमोडेट करके एक्स्ट्रा ऑक्सीजन अपने मसल्स को पहुंचा सकूं, ताकि वो ज्यादा एनर्जी बना पाए। ठीक है, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो उस टाइम पे जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम इंस्पिरेशन का मैं अपने अंदर ले सकती हूँ, दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायर करते हुए आपको अगर जरूरत पड़े, कंडीशन ऐसी आ जाए, तो आप कितनी ज्यादा सांस ले सकते हो, कितना वॉल्यूम एयर का मैक्सिमम अपने अंदर इंस्पिरेशन के टाइम भर सकते हो। ठीक। फोर्सफुल इंस्पिरेशन इसी को कहते हैं कि कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई, अब मुझे ज्यादा तेजी से सांस लेनी पड़ रही है, ज्यादा सांसें लेनी पड़ रही है, तो वो अप्रोक्सीमेटली 2500 से 300 ml के बराबर में होता है। ठीक है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? जैसे कपाल भारती करते हैं ना बहुत लोग, दैट योगा जिसमें वो लोग इंस्पायर और एक्सपायर बहुत डीप में करते हैं। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या है कि नॉर्मली हम लोग अगर नॉर्मल बैठे हैं तो हम 500 ले रहे हैं, 500 दे रहे हैं, यही हमारा आपका एक्सचेंज चल रहा है एटमॉस्फेयर के साथ। मान लीजिए अब मुझे मन कर रहा है कि मैं अपने, जैसे ये थोरैक्स है, ये एब्डोमेन है, तो अगर मैं एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ाऊंगी तो थोरैक्स का साइज कम होगा, तो कितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम हम लोग एयर का लंग्स में से एमिट आउट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब एक तो नॉर्मल आप टाइडल वॉल्यूम ले और दे रहे हो, ये तो बात ठीक है, बट अगर मैं कहूं कि टाइडल वॉल्यूम के अलावा तुम एक्स्ट्रा कितनी एयर एटमॉस्फेयर में डाल सकते हो प्रेशर से, दैट इज आपका फोर्सफुल एक्सपिरेशन में 1000 से 1100 ml। इतनी एयर आप चाहें तो फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हैं रादर देन टाइडल। टाइडल तो कर ही सकते हो, उसके बाद इतनी और कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो मैकेनिक्स हमने बात कर ली थी, टाइडल वॉल्यूम आपको समझ में आ गया है। टाइडल वॉल्यूम इज बेसिकली 500 ml। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज मैक्सिमम आप कितना इंस्पायर कर सकते हो। तो मैक्सिमम का क्या मतलब हुआ? पहले नॉर्मल करोगे है ना, उसके बाद ही तो मैक्सिमम करोगे, मतलब टाइडल के बाद आप एक्स्ट्रा कितना कर सकते हो? तो 2500 ml से लेके 3000 ml तक हम लोग एक्स्ट्रा अपने लंग्स में इंस्पायर कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर से ले सकते हैं। अगर आप बात करो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब एक्स्ट्रा कितना तुम दे सकते हो एटमॉस्फेयर को, दैट इज 1000 to 1100 ml। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं।
रेजिडुअल वॉल्यूम की क्या बात करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। बेटा कभी ऐसा नहीं हो सकता कि तुम कहो कि मैं अपने लंग्स को पूरा खाली कर सकता हूं, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू सम नेगेटिव प्रेशर कुछ एयर लंग्स में हमेशा रह जाता है जो तुम्हारे लंग्स से कभी बाहर ही नहीं आएगा। बात समझ रहे हो? वो बाहर से तभी आएगा जब आप डेथ कर जाओगे, ठीक है। तो दैट वॉल्यूम जो लंग्स से कभी बाहर निकलता ही नहीं है, हमेशा लंग्स में रहता है, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। या आप कितना भी फोर्सफुली एक्सपायर कर लो, मतलब आप ईआरवी भी पूरा निकाल लोगे ना, तब भी इतनी एयर हमेशा आपके लंग्स में रहती है टू प्रिवेंट योर लंग्स फ्रॉम कोलैप्सिंग। अगर लंग्स से एयर चली गई तो दोनों लेयर से मिलकर कोलैप्स कर जाएंगे, जहां ये कोलैप्स किए इंसान डेथ कर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये वाली जो एयर है दैट इज 1000 to 1200 ml, ये हमेशा आपके लंग्स में रहती है ताकि आप लिविंग कहला सको, नॉर्मल बेसिक मेटाबॉलिज्म कुछ तो चल ही सके, ठीक है। ये हो गई। अब आते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की बात करते हैं। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब है कि भाई अब तुम मुझे टोटल बताओ कि अगर मैं चाहूं तो मैं बैठे बैठे अभी कितनी एक्स्ट्रा सांस ले सकता हूं। पहली बात तो मैं टाइडल वॉल्यूम ले ही रही हूं नॉर्मली, अब मैं चाह रही हूं तो मैं एक्स्ट्रा कितना और ले सकती हूँ, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसीलिए इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब है टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन पर्सन कैन इंस्पायर। अगर आपने नॉर्मली एक्सपायर किया है 500 ml मैंने एनवायरमेंट को दिया, अब मैं एक्स्ट्रा उससे कितना ले लूं, तो पहले तो मैं टाइडल लूंगी 500, उसके ऊपर मैं इंस्पिरेटरी रिजर्व ले लूंगी जो कि 2500 से 3000 के बीच में है ना। तो दैट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, कि जब मैं नॉर्मली अब एक्सपायर कर चुकी हूँ, अब अगर मैं चाहूँ कि कितना मैं मैक्सिमम अपने लंग्स में भर सकती हूँ एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन, दैट इज योर इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी रिजर्व जस्ट इसका उल्टा, कि मैंने नॉर्मली इंस्पायर किया है, सिर्फ टाइडल वॉल्यूम लिया है, ठीक है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं ताकत लगा के कितनी एयर अपने लंग्स से बाहर निकाल सकती हूँ। तो पहले तो वो टाइडल वॉल्यूम निकालूंगी 500 ml, उसके बाद जो एक्स्ट्रा मेरे लंग्स में जितना मैं निकाल सकती हूँ, मतलब जो मेरा, जैसे आप जैसे देख लो किसी की भी सैलरी आती है, सपोज करो किसी की सैलरी 1 लाख 2 लाख वट, तो मान लो 25 से 30 हजार तो हमें नॉर्मल एक्टिविटीज के लिए चाहिए, तो वो टाइडल वॉल्यूम हो गया कि उतना तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक। लेकिन आप कम से कम 50,000 सेव भी तो करोगे कि कोई इमरजेंसी आए, और बाकी का एक्स्ट्रा आप अपने यूज के हिसाब से, कभी किसी को कार खरीदना है, मैकबुक खरीदना, व्हाटसोएवर, उसको आप अपने यूज के हिसाब से फ्लेक्स कर सकते हो कि आप इधर से लेके उधर डाल दिए, ठीक। तो जो आप 25 से 30 हजार बार बार खर्च कर रहे हो खाने पीने में, दैट इज योर टाइडल वॉल्यूम। जो आप परमानेंटली सेव कर रहे हो, मतलब आप उसको निकालना ही नहीं चाहते, दैट इज योर रेजिडुअल वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम, कि कुछ भी हो जाए ये पैसे तो खर्च नहीं करने। बाकी की जो इच्छाएं हैं वो आपको किसमें कंप्लीट करनी है, इसमें जो आपका बच गया 1 से 2.5 लाख, ठीक है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं इतना और खर्च कर सकती हूँ, बस 50,000 नहीं छूना मुझे, ठीक। मतलब अगर मैं सोच लूं अपने दिमाग में कि मैं मैक्सिमम एयर कितनी दे सकती हूँ एनवायरमेंट को, तो पहली बात तो मैं टाइडल वापस करूंगी, उसके साथ साथ जो मैंने एक स्टोर बना रखा है एक्सपिरेटरी, चाहूं तो इतना निकाल सकती हूँ, वो उतना मैं दे सकती हूँ एनवायरमेंट को, ठीक है। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या करते हैं कि अगर आप एक नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे हो, उसके बाद आपके लंग्स में कितनी एयर है एक्चुअली जो आप जब चाहो तब निकाल सकते हो, तो ये तो वही बात होगी ना, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, मतलब कितना आप हमेशा स्टोर करके रखते हो। एक आपका हो गया एक्सपिरेटरी रिजर्व, हम लोग छिपा के रखते हैं, हमेशा तो एनवायरमेंट को देते नहीं है, अनटिल एंड अनलेस जब बहुत ज्यादा हमको नीड नहीं पड़ती है। तो रेजिडुअल वॉल्यूम कभी हमारे लंग से नहीं निकलता, और एक्सपिरेटरी रिजर्व हम कभी भी इतना जल्दी निकालते नहीं है। तो ये दोनों मिला के क्या करते हैं, बेसिकली आपके लंग्स को फुलाए रखते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब था जो कभी ना निकले, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्सपिरेटरी वाला एक्स्ट्रा एडेड रहता है ताकि आप कभी भी स्ट्रेस की सिचुएशन में इसको यूज कर पाओ भागने के लिए, ठीक। वाइटल कैपेसिटी का क्या मतलब है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द पर्सन कैन ब्रेथ आफ्टर फोर्स्ड एक्सपिरेशन। मतलब अब मेरा मन है कि टोटल बताओ, अगर मैंने बहुत ज्यादा पूरी सांस निकाल ही दी तो मैं कितना ले सकती हूँ। तो पहले तो जो मैंने अपनी सेविंग खर्च की दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो मेरे लंग्स में रहनी चाहिए थी लेकिन मैंने खर्च कर दी, वो मैं लूंगी वापस। दूसरा मैं टाइडल वॉल्यूम वापस लूंगी। तीसरा एक्स्ट्रा जो भर सकते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो मैं वापस लूंगी, ठीक है। और टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब है कि अब इसमें टाइडल वॉल्यूम और ऐड कर दो, है ना। टोटल वॉल्यूम ऑफ लंग दैट कैन बी अकोमोडेटेड एट लंग्स, मतलब अब तुम बताओ कि भैया सब कुछ तुमने कर लिया, अब मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप कितनी एयर भरोगे, ठीक है। दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मैक्सिमम लंग आपका फूला होना चाहिए। तो ये कैसे होगा, सबसे पहले तो रेजिडुअल वॉल्यूम जो कभी लंग से निकलता नहीं, वो तो हमेशा इसका पार्ट रहेगा। ईआरवी रेस्पिरेटरी रिजर्व, मैं चाहूं तो उसको भर के अपने लंग्स के अंदर रख सकती हूँ। टाइडल वॉल्यूम नहीं एक्सपायर करना, टाइडल वॉल्यूम हम भर के रख सकते हैं, और ऊपर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, जिसको आप लोग वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम भी बोल सकते हो, क्योंकि वाइटल कैपेसिटी में ये सारी चीजें तो आ ही गई ना, एक्सपिरेटरी रिजर्व और आपका टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व। अब अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आई है तो ग्राफ में समझने की कोशिश करेंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो
एक नॉर्मल इंसान है, मैं बता रही हूँ कि कभी भी लंग्स का वॉल्यूम 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब 1000 ml तक रेजिडुअल वॉल्यूम तो हमेशा उसके लंग्स में रहना ही रहना है, ये हमेशा रहेगा। इसके बाद टाइडल वॉल्यूम देखो, कोई भी इंसान जो है वो मैक्सिमम 500 ml तक अपना एक्सपिरेशन या इंस्पिरेशन कर सकता है, जिसको आप टाइडल वॉल्यूम से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हो। कैन यू सी दिस? टाइडल वॉल्यूम से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? हमने जो वो एक्स्ट्रा सेविंग अपने लिए करके रखी है कि मतलब अगर कभी हमें स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई तो हमारे लिए वो यूज आएगी ना, तो वही है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए एफडी और एलआईसी वगैरह करा के रखते हैं कि फ्यूचर में थोड़ी सेविंग तो होनी चाहिए कि अगर कोई कंडीशन आ ही गई तो उसमें यूज आ पाए, तो दैट इज योर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कि रेजिडुअल तो हमेशा लंग्स में पड़ी रहेगी, कभी खाली होगी नहीं अंटिल एंड अनलेस यू आर डेड। एक्सपिरेटरी रिजर्व वो सेविंग है जो आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हेल्प करेगी। और टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल, कि अभी के खर्चे चल रहे हैं, अभी के सारे काम हो रहे हैं, दैट इज योर टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम की बात करते हैं। अब मान लीजिए अचानक से किसी का फैमिली में प्रमोशन हो गया, तो वो एक्स्ट्रा पैसे भी तो सेव कर सकता है, उस एक्स्ट्रा को बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व, कि मतलब नॉर्मल काम भी चल रहे हैं, सेविंग भी हो रही है, उसके बाद भी हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा बच गया है जो हम चाहते हैं कि अब और अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर लें, तो दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब वो नेसेसिटी नहीं है, लेकिन हम अपने फ्यूचर की प्लानिंग के लिए उसको चाहें तो अपने अंदर सेव करके रख सकते हैं। ठीक, तो ये पूरा आपका हो गया इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब आप टाइडल वॉल्यूम कितना आप एक्स्ट्रा ले सकते हो, एक्स्ट्रा सेव कर सकते हो। जैसे दिवाली आ रहा है तो बहुत लोगों को दिवाली बोनस मिलता है या बहुत सारे जॉब्स में मिलता है, तो दैट इज योर इंस्पिरेटरी रिजर्व, कि कभी कभी मिल रहा है लेकिन एक्स्ट्रा मिल रहा है जो आप सेव कर सकते हो। ठीक, कैपेसिटी किसको बोलते हैं बेटा? कभी भी कैपेसिटी का मतलब होता है कि टाइडल वॉल्यूम के साथ उसके रिजर्व को ऐड कर दो। अगर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी पूछी जा रही है तो इंस्पिरेटरी रिजर्व मतलब इंस्पिरेशन के टाइम पे आप कितना एक्स्ट्रा बचा के रख सकते हो और टाइडल वॉल्यूम को ऐड कर दो, तो आपको इंस्पिरेटरी कैपेसिटी पता चल जाएगी कि इतना आप नॉर्मली इंस्पायर कर सकते हो। अब आपसे मैं पूछूं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, तो कैसे निकालोगे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी? सेम वही काम करोगे, एक्सपिरेटरी रिजर्व को किसके साथ प्लस कर दोगे? टाइडल वॉल्यूम के साथ। तो टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व इज इक्वल टू योर tidal volume plus expiratory residual volume is known as आपका that is expiratory capacity। ठीक है, कैपेसिटी का मतलब है टाइडल वॉल्यूम को उसके रिजर्व के साथ प्लस कर दो। अगर इंस्पिरेटरी पूछा जा रहा है तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अगर एक्सपिरेटरी पूछा जा रहा है तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक, वाइटल कैपेसिटी क्या है बच्चों? वाइटल कैपेसिटी का मतलब है कि टोटल बताओ कि एक्सपिरेटरी और इंस्पिरेटरी मिला के मेरे लंग्स में कितना हवा मैं ले सकती हूं बाहर से, दैट इज योर वाइटल कैपेसिटी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, वाइटल कैपेसिटी की लाइन जरा ध्यान से देखो, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी ले रही है, ये टाइडल वॉल्यूम भी ले रही है और एक्सपिरेटरी रिजर्व भी ले रही है। ठीक है, तो दैट इज योर वाइटल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल क्या है? कि मतलब ठीक है नॉर्मल दिनों में हम कितनी सेविंग करते हैं, तो सबसे पहले कुछ जो घर का खाना पाना चलना है, रेजिडुअल वॉल्यूम कभी खत्म नहीं होता, और एक्सपिरेटरी रिजर्व हम लोग फ्यूचर के लिए थोड़ा बहुत प्लानिंग करके जो सेव करते हैं, दैट इज। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का मतलब इतना हमेशा आपके पास सेव्ड है, कितना लंग्स में जो वॉल्यूम है जो कभी निकलता नहीं, दैट इज रेजिडुअल, और उसके साथ साथ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हर महीने पेरेंट जैसे सेव करते हैं उस तरीके से ये लंग्स में सेव्ड रहता है। ठीक है, टोटल लंग वॉल्यूम कितना है? सारे वॉल्यूम को ऐड कर दो कि टोटल मैं कितना ले सकती हूँ, दैट इज योर टोटल लंग वॉल्यूम। अब इसी को जरा हम लोग फॉर्मूले के फॉर्म में देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टाइडल वॉल्यूम इज इक्वल टू 500 ml, नॉर्मल जो एयर हम इंस्पायर या एक्सपायर कर रहे हैं। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का क्या मतलब होता है? टाइडल वॉल्यूम प्लस कितना आप एक्स्ट्रा ले सकते हो, तो वो कितना हो गया 2500 से 3000। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है कि आप कितना एक्स्ट्रा एक्सपायर कर सकते हो, मतलब लंग से और कितना फोर्सफुली निकाल सकते हो। ठीक है, दैट इज योर 1000 to 1100। यहाँ पे देखते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब ये वॉल्यूम वो है जो कभी लंग्स से नहीं निकलता, वरना लंग्स जो है आपस में चिपक जाएंगे, कोलैप्स कर जाएंगे और इंसान की डेथ हो जाएगी। तो ये हमेशा हमारे लंग्स में रहता है, दैट इज 1000 to 1200, और ये कभी नहीं निकलता लंग्स से। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी है? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का जैसे मैंने आपको बताया टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब जो आप नॉर्मली लेते हो प्लस क्या एक्स्ट्रा ले सकते हो, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसको हम लोग 3000 ml के आसपास कैलकुलेट करते हैं। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी का क्या मतलब हुआ? कितना आप मैक्सिमम एक्सपायर कर लोगे, मुझे ये बताओ। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी का मतलब कितना मैक्सिमम एक्सपायर कर लोगे। एक तो टाइडल वॉल्यूम करोगे नॉर्मल कंडीशन में, ऊपर से जो तुमने एक्स्ट्रा सेव किया है दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जब आपको जरूरत पड़े तब आप एक्सपायर करोगे ना, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1500 ml के आसपास आ जाता है। ठीक है, यही चीज हमने यहाँ पे दूसरे ग्राफ में भी समझाई है, बट अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो, आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो, आप क्वेश्चन भेज सकते हो, एंड आई एम वेरी ग्लैड टू आंसर दैट क्वेश्चन ऑन द ग्रुप इटसेल्फ। ठीक है, अब आगे बात करते हैं फॉर्मूलाज की। तो टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है बच्चों? 5 से 6 लीटर। टोटल लंग कैपेसिटी का क्या मतलब हुआ, जरा ध्यान से यहाँ पे देखो, जिसमें सब कुछ ऐड हो जाता है। क्या क्या? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। कैसे लिखते हैं? रेजिडुअल, एक्सपिरेटरी, इंस्पिरेटरी, रेजिडुअल यहाँ पे गलती से दोबारा हो गया है, तो ये वाली जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे टीवी होगा एक्चुअली, इट इज योर टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो
इतने को मिला के तो हम वैसे भी वाइटल कैपेसिटी कह रहे हैं ना, इतने को मिला के तो हम लोग फिर भी वाइटल कैपेसिटी कह रहे हैं। तो इट इज योर वाइटल कैपेसिटी एंड योर रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है पहले ये समझते हैं। भैया जो नॉर्मली आप क्या कर रहे हो, रेजिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, जो लंग्स के अंदर पहले से पड़ी हुई है, ऊपर से तुम एक्स्ट्रा क्या क्या ले सकते हो। तो एक्स्ट्रा क्या क्या ले सकते हैं हम, एक्सपिरेटरी रिजर्व एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व, वो हमने यहाँ पे ऐड कर दी। फंक्शनल रेजिडुअल क्या होती है, किसी भी टाइम पे अगर अभी आपको स्ट्रेस आ जाए तो कौन सी एयर आप एक्सपायर कर सकते हो, तो आप रेजिडुअल कौन सी एयर आप यूज कर सकते हो एनर्जी बनाने के लिए, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई हो, अगर नहीं आई हो तो हम लोग आगे इसके आगे की बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर्स। थैंक यू।